Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Siva's Natraj Mudra. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Art and Culture point of view. सबसे पहले नटराज मुद्रा के बारे में समझते हैं और फिर देखेंगे करंट डेवलपमेंट्स। सो नटराज मतलब होता है लॉर्ड ऑफ डांस। नट मतलब डांस एंड राज मतलब लॉर्ड। तो नटराज इज लिटरली मीन्स लॉर्ड ऑफ डांस और हिंदू ट्रेडिशन में लॉर्ड शिवा से एसोसिएट किया जाता है नटराज पोज को। लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड एज कॉस्मिक डांसर। तो ये है नटराज पोज ऑफ लॉर्ड शिवा, यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये जो नटराज पोज है लॉर्ड शिवा की, ये प्रोमिनेंट हुई फ्रॉम 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स। लेकिन बाद में चोला स्कल्पचर्स का, चोला रेजिम में, चोला स्कल्पचर में ये काफी प्रोमिनेंट तरीके से बनाया जाता था। तो आप कह सकते हैं कि वैसे 5th सेंचुरी एडी से ही हिंदू ट्रेडिशन में आपको लॉर्ड शिवा का नटराज मुद्रा देखने को मिलेगा, बट चोला रेजिम मेक इट वेरी पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट। तो लॉर्ड शिवा का ये नटराज पोज एक बार जरा देखते हैं कि ये क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 लिम्स या हैंड्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसमें से जो अपर राइट हैंड है वहां पे उसमें एक डमरू है। ये डमरू का मतलब है साउंड क्रिएशन, और ये जो साउंड क्रिएशन रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इस डमरू की मदद से, दैट सिंबलाइजेस क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। कि जिस तरीके से साउंड क्रिएट होता है डमरू से, वैसे ही लॉर्ड शिवा दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं, वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे हाथ में आप देखेंगे तो अपर लेफ्ट हैंड होल्ड्स एटर्नल फायर। तो फायर रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन। तो जो चीज बनाई गई है वो चीज खत्म भी होगी, जिस चीज की शुरुआत हुई है उस चीज का अंत भी होगा। तो एक हाथ में डमरू है जिससे दुनिया की शुरुआत होती है, तो दूसरे हाथ में फायर है जिससे दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा, एंड होगा। सो बेसिकली इन दोनों ही डमरू और फायर की मदद से ये बताने की कोशिश की गई है कि द गॉड और द ब्रह्म और शिवा, जिस भी नाम से आप इनको बुलाएं, इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड अल्टीमेटली द सेम एंटिटी विल बी डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। वहीं लोअर राइट हैंड में, यहां पे आप देखो, लोअर राइट हैंड इज इन अभय मुद्रा। सो विद दिस पोज द लॉर्ड शिवा इज आस्किंग हिज डिवोटीज नॉट टू बी अफ्रेड। आप डरिए मत, अभय मुद्रा। एंड देन लोअर लेफ्ट हैंड, ये देखिए लोअर है लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस अप्रेज्ड फुट। तो बेसिकली ये हाथ इंडिकेशन दे रहा है पांव की तरफ कि मेरी भक्ति करना है, मेरे पांव में गिरना या मेरी भक्ति करना ही आपको मोक्ष दिलाएगा। सो दिस इज वन पाथ ऑफ साल्वेशन। ये हाथ जो है वो मोक्ष की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि मेरी भक्ति ही आपको मोक्ष के रास्ते पर पहुंचाएगा। फिर आप देखोगे कि दूसरे पांव के नीचे यहाँ पे एक स्मॉल ड्वार्फ इज बीनीथ दिस फीट। ये ड्वार्फ जो है इट रिप्रेजेंट्स इग्नोरेंस एंड ईगो। ईगो मतलब अहंकार, हमारे अंदर जो एरोगेंस आ जाता है, और इग्नोरेंस मतलब जो हमारी लेसर अंडरस्टैंडिंग और पुअर अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स, ठीक है, अज्ञानता जिसको कहते हैं हिंदी में। तो दोनों ही जो इग्नोरेंस और ईगो हैं वो हमारे मोक्ष के रास्ते में हिंड्रेंस हैं। दे आर हिंड्रेंस इन आवर पाथ ऑफ साल्वेशन, और उसको क्रश करना है हमें। दिस इज व्हाट इज गेटिंग इंडिकेटेड और सिंबलाइज्ड फ्रॉम दिस स्मॉल ड्वार्फ बीनीथ द फीट ऑफ नटराज। फिर अर्धनारेश्वर रिफ्लेक्ट होता है लॉर्ड शिवा के इस नटराज पोज से, क्योंकि एक साइड में आप देखेंगे तो वन ईयर ऑफ शिवा हैज मेल ईयर रिंग while on the other side has female ईयर रिंग। मतलब इससे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का जो क्रिएशन होता है दैट इज एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर आप यहां देखेंगे स्नेक्स रिप्रेजेंट किए गए हैं ऑन द बैक साइड। दिस स्नेक रिप्रेजेंट्स कुंडलिनी पावर। कुंडलिनी पावर
हिंदू ट्रेडिशन में माना जाता है द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। तो अगर हम अपने शक्तियों पे फोकस करें तो हम अपनी कुंडलिनी पावर को जगा सकते हैं, और यही रिफ्लेक्ट किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ दीज स्नेक्स। इफ अराउज्ड वन कैन अटेन ट्रू कॉन्शियसनेस। एंड देन लाइट्स ये दिखाए गए हैं, निम्बस लाइट्स। दिस निम्बस ग्लोइंग लाइट्स symbolizes vast unending cycle of time, कि समय का कोई एंड नहीं है। तो समय जो है वो उसका ना कोई बिगिनिंग है ना ही कोई एंड है, दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड विथ हेल्प ऑफ दीज ग्लोइंग लाइट्स। तो वो बोलते हैं ना मैं समय हूँ, ऐसा आपने देखा होगा, रामायण में ऐसे शुरुआत होती है, तो वो उस समय की बात हो रही है, जैसे घड़ी वाले समय की बात नहीं हो रही है कि 10 बजे 11 बजे। मैं समय मतलब अनएंडिंग थिंग, समथिंग विच वाज इन द पास्ट प्रेजेंट एंड विल रिमेन इन द फ्यूचर। तो उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ दीज निम्बस ग्लोइंग लाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, शिवा नटराज मुद्रा बिकेम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चोला स्कल्पचर। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, भारत मंडपम बनाया गया है दिल्ली के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए, और फिर फ्यूचर में इंडिया को एक डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करने के लिए फॉर कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, यानी कि दुनिया के इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में, दुनिया के इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में कराए जाएं, इसके लिए बनाया गया भारत मंडपम। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ की सबसे पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी कल रात को, G20 की कॉन्फ्रेंस होगी यहाँ पे, जिसके लिए वो भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इनविटेशन वाली कहानी भी हमने कवर की थी कि वेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इनवाइटेड G20 डेलीगेट्स टू दिस भारत मंडपम। तो भारत मंडपम के सामने इस तरीके का 27 फीट ऊंचा नटराज स्टैचू इंस्टॉल किया गया है। दिस नटराज स्टैचू इन फ्रंट ऑफ द भारत मंडपम इज मेड अप ऑफ अष्ट धातु। अष्ट धातु मतलब 8 मेटल अलॉय। ये जो नटराज स्कल्पचर बनाया गया है भारत मंडपम के सामने इंस्टॉल करने के लिए, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय और स्कल्प्टेड बाय राधा कृष्णन स्थापत्य। ही कम्स फ्रॉम तमिलनाडु। इनकी टीम और इन्होंने मिलकर के बनाया है, और ये 34 जनरेशन से इनका परिवार ये स्कल्पचर, नटराज स्कल्पचर बनाता रहा है। तो इनका ही परिवार पहले चोला एम्पायर के लिए नटराज स्कल्पचर बनाता था, और अब ये स्कल्पचर राधा कृष्ण स्थापत्य ने ये स्कल्पचर बनाया है ऑफ नटराज दैट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन फ्रंट ऑफ भारत मंडपम। अब ये प्रश्न है, नटराज पोज ऑफ शिवा इज समरी ऑफ वेदांत फिलोसफी। ये काफी बढ़िया सवाल है, और देखिए इसको मैं समझा पाता हूं या नहीं। सबसे पहले आप समझिए वेदांत फिलोसफी। तो वेदास, फिर ब्राह्मणास, फिर आर्यनकास, एंड देन वेदांत या उपनिषद। दीज आर द 4 अर्लीस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। तो वेदांत को कहा जाता है, जिनको हम लोग उपनिषद भी कहते हैं, वेदों का अंत। वेदांत मतलब हाईएस्ट या फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन हिंदू फिलोसफी की जो हाईएस्ट एंड है वो है वेदांत। तो वेदांत की फिलोसफी, ऐसा ये प्रश्न कहता है कि जो नटराज पोज है ये पूरी वेदांत फिलोसफी को एक साथ समराइज कर देता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है कि ये नटराज पोज एक बार में पूरा वेदांत फिलोसफी को सिंबलाइज करता है। तो देखते हैं कैसे। तो पहले ब्रीफली बता दीजिए कि वेदांत है क्या। नोन एज फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन फिलोसफी, ऑल्सो नोन एज उपनिषद्स। वेदांत की जो कोर फिलोसफी है, पूरा वेदांत अगर आप देखेंगे तो उसकी जो कोर फिलोसफी है वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस कोट से पूरी की पूरी वेदांत फिलोसफी रिफ्लेक्ट होती है कि ब्रह्म या गॉड या शिवा, जो भी कहिए, वही सत्य है। ये जो जगत या वर्ल्ड है ये मिथ्या है, नॉट रियल या लेस रियल। तो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस नटराज मुद्रा से, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो शिवा या ब्रह्म या गॉड ने ही इस जगत को बनाया है। डमरू के साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड फायर से रिफ्लेक्ट हो रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस चीज को उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने वो ही खत्म भी करेंगे। सो अल्टीमेटली कोई चीज जो परमानेंट नहीं है, which has been created and will ultimately get destroyed, that thing, that is jagat or world, cannot be considered real. इसीलिए उसको कहा गया है ब्रह्म सत्य। द गॉड इज रियल, द क्रिएटर इज रियल,
बट द क्रिएशन इज नॉट रियल, इट इज टेम्पोररी, इम्परमानेंट, एंड दैट इज वाई कहा गया ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। द अल्टीमेट रियलिटी इज गॉड और ब्रह्मा, द वर्ल्ड और जगत इमर्जेज आउट ऑफ ब्रह्मा एंड मर्जेज इनटू इट। यह है वेदांत की फिलॉसफी। और अगर हमें ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, वही ब्रह्म का ज्ञान ही, या यह भ्रम नहीं कह रहा हूं मैं, इल्यूजन नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान ही हमें मोक्ष दिला सकता है। एंड वे टू नो ब्रह्म या गॉड, ब्रह्म ज्ञान हमें मिलेगा भक्ति मार्ग पे चल के या ज्ञान मार्ग पे चल के। तो नटराज मुद्रा में कहां दिख रहा है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, वो भी जरा देखिए। ये जो पोज है जहां पे वो अपने फीट की तरफ वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरे पांव में गिर करके ही तुम्हें मोक्ष मिलेगी, तो यह है भक्ति मार्ग। और इस द्वार के ऊपर जो खड़े हैं, यह है ज्ञान मार्ग। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह है वेदांत की फिलॉसफी। और वेदांत में बोला गया है कि अगर मोक्ष चाहिए तो आइदर टेक भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक बार में पूरा पूरा जो नटराज मुद्रा है, इट रिफ्लेक्ट्स और समराइजेज एंटायर वेदांत फिलॉसफी। आई नो दिस इज स्लाइटली डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। फिलॉसफी की बातें इस तरीके से समझाना थोड़ा कठिन है, बट आई जस्ट होप आई डिड जस्टिस। अगर आपको समझ आया तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कुड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, अ कोरिलेशन बिटवीन नटराज मुद्रा एंड वेदांत फिलॉसफी और नॉट। यही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। करंट इशूज लिखा गया, 27 फीट टॉल स्कल्पचर अष्ट धातु से बनाया गया है इन फ्रंट ऑफ भारत मंडपम। नटराज मीन्स लॉर्ड ऑफ डांस, एंड देन सिंबल ऑफ नटराज पोज। अपर राइट हैंड का क्या मतलब, अपर लेफ्ट हैंड में फायर का क्या मतलब, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल, वही सारी बातें लिखी गई। एंड देन दिस एंटायर नटराज पोज समराइजेज वेदांत फिलॉसफी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एंड मुक्ति can be attained by following Gyan or Bhakti Marg. The next article is about 100 years of Interpol. This topic is important from our syllabus GS paper to international institutions point of view. Interpol, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं इंटरपोल। ये दुनिया की 195 कंट्रीज का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड क्वार्टर है इन लियोन, फ्रांस। इसको बनाया गया था 1923 में। इसी कारण से ये न्यूज में है कि इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, और इसी कारण से मुझे लगता है कि इस साल इंटरपोल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पिछले बार आपको पता होगा एपीएससी प्रीलिम्स में सिप्री के बारे में पूछा गया था, स्टॉकहोम वाला जो इंस्टीट्यूट, उसका हेडक्वार्टर वगैरह पूछा गया था। इस बार इंटरपोल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज कंप्लीटेड 100 years. Mind it, India is not a founder member of Interpol. India joined Interpol in 1949. इंटरपोल करता क्या है, बेसिकली दुनिया भर के सिक्योरिटी एजेंसीज को वो कनेक्ट करता है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई क्राइम हो रहे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ज्यूरिडिक्शन से बाहर का है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हैं, स्पेशली क्राइम्स लाइक टेररिज्म और सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स, भाग जाते हैं ना, एक देश से क्राइम करके दूसरे जगह भाग जाते हैं, इस तरह के अगर कुछ क्राइम्स हो रहे हैं तो दुनिया भर की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए इंटरपोल बनाया गया। इंटरपोल का अपना कोई पुलिस फोर्स नहीं होता, दुनिया भर के पुलिस फोर्सेस से मिल करके ही, उनके कॉम्बिनेशन से ही बनता है इंटरपोल। और इंटरपोल की फंडिंग आती है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज। इंटरपोल अलग अलग तरीके के नोटिसेज रिलीज करता है। रेड नोटिस इज विथ रेस्पेक्ट टू वांटेड पर्सन, येलो नोटिस इज विथ रेस्पेक्ट टू मिसिंग पर्सन, ब्लू नोटिस इज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ग्रीन नोटिस इज फॉर वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ऑरेंज नोटिस इज फॉर इमिनेंट थ्रेट। तो इस साल चूंकि इंटरपोल इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी भी एक बार पीटी से पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी खाली देख लिया, ब्लैक नोटिस इज फॉर अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, लेकिन पीटी से पहले उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरपोल की अगर बात की जाए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल फॉर 4 year टर्म। हर 4 साल पे इलेक्शन होता है, उससे प्रेसिडेंट चुना जाता है। इंडिया की तरफ से इंटरपोल वे रिप्रेजेंटेशन जाता है फ्रॉम सीबीआई ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, करंटली न्यूज में इंटरपोल इसीलिए आया है बिकॉज इट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 100th एनिवर्सरी। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। 195 मेंबर कंट्री इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म इन
23 recently completed 100 years, India joined in 1949, works in terrorism, sexual abuse, pornography के अगेंस्ट वर्क करता है, रिलीजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस लाइक रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस। इन नोटिसेस को ठीक से देखना होगा, मुझे लगता है इस पे सवाल आएगा। एक और चीज जो मैंने यहाँ लिखना भूल गया, मैं हेडक्वार्टर इन लियोन फ्रांस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट एलिफेंट ट्रेन कोलिजन। तो लगभग एक महीने पहले भी मैंने इससे रिलेटेड आर्टिकल कवर किया था कि कैसे एलिफेंट कॉरिडोर्स पे रेलवे रूट बना देना या रोड बना देने से एलिफेंट्स के एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, जिस कारण से एलिफेंट्स की डेथ बिकॉज ऑफ सच एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो ऑन द राइज। तो इफ यू सी गवर्नमेंट डेटा देन यू विल फाइंड कि एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 20 एलिफेंट्स डाई ड्यू टू कोलिजन विथ ट्रेन्स while मूविंग और पासिंग अक्रॉस अ रेलवे लाइन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग रेलवे लाइन बना देते हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स को इंटरसेक्ट करते हुए, तो फिर एलिफेंट जो है वो रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं एंड समटाइम्स दे कोलाइड विद द ट्रेन एंड दे डाई। तो हर साल लगभग 20 हाथी इस तरीके से मरते हैं और ज्यादातर इस तरह के एक्सीडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होते हैं। हमारे स्टेट असम में वन ऑफ द हाईएस्ट कैजुअलिटीज है बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ ट्रेन। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलेंस मैकेनिज्म लाया गया है जिसका नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस। और इस आईडीएस को पिछले 8 महीनों से नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग 11 एलिफेंट कॉरिडोर्स में स्टैब्लिश किया गया इन ऑर्डर टू सी की हाउ इफेक्टिव दे आर। ये जो नॉर्थ ईस्ट के 11 एलिफेंट कॉरिडोर्स में आईडीएस लगाया गया, दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, एनएफआर ने लगाया है। और अच्छी बात यह है कि 8 महीनों से जब से ये आईडीएस लगाया गया है तब से एक भी एलिफेंट की डेथ नहीं हुई है बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ ट्रेन। और इसी कारण से अब एनएफआर कंसीडर कर रहा है कि सिर्फ 11 एलिफेंट कॉरिडोर नहीं, बाकी के तमाम एलिफेंट कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट में है वहां पे ये आईडीएस सिस्टम को लगाया जाए, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को लगाया जाए। पिछले 8 महीनों में कम से कम 9768 अलर्ट इसने भेजे हैं इस आईडीएस सिस्टम ने ऑफ एलिफेंट कोल्यूजन पॉसिबिलिटी विद ट्रेन। ये कैसे काम करता है? एवरी टाइम एन एलिफेंट स्टेप्स ऑन द ट्रैक द सिस्टम जनरेट्स एन अलर्ट टू द ट्रेन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवर एंड अदर स्टेक होल्डर। जैसे ये ट्रैक पे आएगा और एक काफी डिस्टेंस से ही ट्रेन से कुछ ऐसे लाइट्स आते हैं जो इस एलिफेंट को डिटेक्ट कर लेता है और वो तमाम स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन भेज देता है कि एलिफेंट ट्रैक पे है, इस ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज हाउ आईडीएस एंड एआई बेस्ड सिस्टम इज हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग एलिफेंट कोलिजन्स विद ट्रेन। AI based system that prevent train elephant collision applied on 11 elephant corridor of NFR। सबसे अब देखिए आंसर्स में जब आप अच्छे डेटा लिखते हैं तभी जाकर के आपका आंसर खिलता है और उसमें बेहतर नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो एलिफेंट ट्रेन कोलिजन पे कभी भी प्रश्न आए तो अगर आप ये लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज claims कि almost 20 elephants die on an average every year due to collision with train and the highest such casualties are in NFR, तो आपका आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा। The next article is about PepsiCo to invest about 778 crore in Assam। This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। तो देखिए लगभग 3 साल पहले ही पेप्सी कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो असम के अंदर एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाएंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल नए सिरे से नया प्लांट लगाएंगे। इसका उल्टा होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि पहले से कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसको अपग्रेड करना, उसको कहा जाता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो पेप्सिको ने लगभग 3 साल पहले अनाउंस किया था कि वो असम के अंदर एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाएंगे जहां पे वो पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, कॉर्न पॉप्स वगैरह बनाएंगे। फिर पैंडेमिक वगैरह के कारण ये जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया, लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि पेप्सिको कंपनी अब 778 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है नलबारी असम। ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और इससे सीधा सीधा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 500 लोगों को कम से कम मिलेगा और इनडायरेक्ट तरीके से बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन मेनी मोर 1000 जॉब्स वुड बी क्रिएटेड। प्लस लोकल जो फार्मर्स हैं उनके इनकम ऑगमेंटेशन भी होंगे, क्योंकि ये जो पेप्सिको कंपनी है वो चिप्स बनाने के लिए लोकल फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी। उनको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दे देगी और एक पर्टिकुलर क्वालिटी का वो पोटैटो सप्लाई करेंगे पेप्सिको कंपनी को, जिससे पोटैटो फार्मर्स को भी इनकम ऑगमेंटेशन में मदद
मिलेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि जो नया अनाउंसमेंट है इससे देयर विल बी इम्पेटस टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन असम। हमारे स्टेट असम के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को थोड़ा पुश मिलेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इट विल गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू अदर इंडस्ट्रीज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन असम। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्ट कम से कम 500 जॉब्स हैं, इनडायरेक्ट और भी कई सारे होंगे। एंड इनकम ऑगमेंटेशन ऑफ फार्मर्स विल आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग विथ पेप्सिको। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट भूपेन हजारिका साहब। तो आपको पता भी होगा आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। इसमें जो जो बातें मुझे समझ आई और इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे चिन्मय सर आसाम पीडिया में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं भूपेन हजारिका साहब के बारे में, बट फिर भी देखते हैं। 5 नवंबर इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ लीजेंड भूपेन हजारिका जी, और आज का दिन 8 सितंबर इज हिज बर्थ एनिवर्सरी। ही वाज बोर्न इन 1926 इन सदिया असम। ही डाइड इन 2011 इन मुंबई। उनको भारत रत्न और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। वो गाने लिखते और गाते थे इन असमीज, बंगाली एंड हिंदी। He did higher studies in Banaras Hindu University BHU, and then later on he went to Columbia University to pursue PhD in 1949। और जब वो यूएस गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो देयर ही अंडरस्टूड अबाउट ब्लैक सिविल राइट्स। वहां पे जो कलर्ड लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था उस राइट्स के बारे में उनको पता चला। ही विटनेस्ड, फर्स्ट हैंड विटनेस्ड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, रंग भेद को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन होता था। एंड देयर ड्यूरिंग हिज स्टे इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी ही केम इनटू कांटेक्ट विथ ब्लैक सिविल राइट आइकॉन मेंबर पॉल रोबर्सन। Paul Robeson was a football player, concert artist, actor and international civil right activist। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि भूपेन हजारिका के साथ किनको एसोसिएट करके देखा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैक राइट एक्टिविस्ट कैन बी एसोसिएटेड डायरेक्टली विद भूपेन हजारिका। वहां पे दे देगा नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पॉल रॉबिन्सन एंड ऑल। तो आंसर वुड बी पॉल रॉबिन्सन। तो भूपेन हजारिका साहब लिखते हैं कि ड्यूरिंग माई स्टे इन द यूएस आई रियलाइज्ड वन थिंग। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इट्स नॉट जस्ट अ फिनोमिना इन इंडिया, दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन वन फॉर्म और द अदर। डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, कहीं पे कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। एंड ही रियलाइज्ड कि एवरीवेयर द स्ट्रॉन्गर पीपल और स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी सप्रेसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर। इसी कारण से he wrote this song and he sung it also, dola re dola, in order to reflect dola hai dola e dola, to reflect the plight of downtrodden। So no doubt Bhupen Hajarika is considered to be the greatest genius in India, and that is why, so that कि आने वाली generations उनके contribution को याद रखे, a chapter in सेवा has been included in its curriculum that talks about Bhupen Hajarika and his songs। तो कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, क्यूपर बेल्ट्स डू नॉट सेप रीजन इन आईसी बॉडी बियॉन्ड ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, सही है। एस्टेरॉयड बेल्ट इन द रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन ऑर्बिट एंड मार्स आर जुपिटर, ये भी सही है। एस्टेरॉयड बेल्ट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सर्विस चार्ज इट्स अ फी कलेक्टेड टू पे सर्विस एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सर्विसेज, दैट इज ट्रू। It is collected by sectors like hospitality and food beverages, that is also true। It is mandatory for customers to pay this, this is wrong। So correct answer would be A, और यहाँ पे correct answer would be C। That's all from our side for today। Thanks for watching।